Government exam aspirants, attention. Fastest updates, exam notifications, result. हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने यूपी ट्रिपल एससी अलर्ट के चैंपियन बैच यूपीएसआई का जो चल रहा है, यूपीएसआई के चैंपियन बैच में आपसे हमने वादा किया था कि हम आपको यूट्यूब पर यूपीएसआई के मूल विधि चैप्टर के लिए, मूल विधि की क्लासेस के लिए हम आपको यूट्यूब पर फ्री वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जो कि प्राइवेट वीडियो सेक्शन में रहेगा। जो बच्चे हमारे बैच से जुड़े हुए हैं उनको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा और उससे वो अपनी क्लासेस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास यूपीएसआई मूल विधि बीएनएस 2023 से। तो स्वागत है आपका आपके अपने भरोसेमंद चैनल एक्सेल स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको देख के पता चल ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 के पार्ट 1 में। दोस्तों, बीएनएस चैप्टर जो है वो बहुत ही बड़ा चैप्टर है। इसको एक पार्ट में कवर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी हो जाएगी कि शायद आप देखेंगे भी नहीं, आपको बोरियत महसूस होने लगेगी। तो हमने इस क्लास को 2 से 3 पार्ट में तोड़ के आपको के सामने लेके आएंगे, जिससे आप उबे भी नहीं और अच्छे से चीज़ें समझ भी लें। दोस्तों, ये आपकी आज डेमो क्लास है। जैसा कि आपका रिव्यू रहेगा, अगर रिव्यू आपका अच्छा रहता है तब हम ये क्लासेस कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो आपको एक सेशन करवाया जाएगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपको किस तरह की क्लासेस चाहिए। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा कि हम लोग आज बात करेंगे बीएनएस चैप्टर की। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपके सामने लिख के आ रहा होगा इंट्रोडक्शन, यानी कि परिचय बीएनएस 2023 का। भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 को 160 साल पुराना जो कानून था उसको बदलकर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 लाया गया। यह कानून 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में लागू होता है। इसका उद्देश्य क्या था? इसमें जैसे मॉडर्न जो आपके क्राइम्स हैं, जैसे साइबर क्राइम, टेररिज्म, मॉब लिंचिंग, सेक्सुअल ऑफेंस को शामिल करना, या फिर औपनिवेशिक कानून जो कि ब्रिटिश कालीन की धारणाओं को हटाना, आम जनता को सरल और तेज न्याय दिलाना। तो चलो इसको हम एक्सप्लेन करके आपको बताते हैं। अच्छा, जरा सोचिए, आईपीसी जो है वो 1860 का बनाया हुआ कानून है, मतलब जब अंग्रेजों का राज था। तो क्या आपको लगता है कि तब साइबर क्राइम था? आपका जवाब होगा नहीं सर, तब साइबर क्राइम नहीं था। ना ही टेररिज्म वैसा था जैसा कि आज है, ना ही मॉब लिंचिंग था, ना ही सेक्सुअल हरासमेंट के मॉडर्न रूप थे, ना ही ये सोशल मीडिया था। उस समय के हिसाब से बना हुआ कानून क्या आपको लगता है कि आज की सोसाइटी के लिए आउटडेटेड हो चुका था? तो आपका जवाब होना चाहिए यस सर। जो आईपीसी था, इंडियन पिनल कोड 1860, ये आपका आज के मॉडर्न सोसाइटी के लिए आउटडेटेड हो चुका था। इसलिए सरकार ने एक फैसला किया कि एक कानून लाया जाएगा जिसको सरकार ने बीएनएस मतलब भारतीय न्याय संहिता का रूप दिया, जो कि 2023 में बनना प्रारंभ हुआ और ये 1 जुलाई 2024 को पूरे भारत में लागू हो गया, जम्मू कश्मीर सहित। आईपीसी में कुछ ऐसा था कि जम्मू कश्मीर के कुछ मुद्दों में वो लागू नहीं होता था। चलो हम आपको एक लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल से समझाते हैं कि इस कानून की हमको जरूरत क्यों पड़ी। जैसे मान लीजिए कोई हैकर है, वो दिल्ली में बैठ के मुंबई के बैंक अकाउंट से पैसे चुरा लेता है। तो आईपीसी में कंप्यूटर डाटा शब्द की व्याख्या नहीं थी, तो पुलिस को केस साइबर लॉ, आईटी एक्ट जोड़ना पड़ता था या फिर किसी और कानून से। तो हमारा जवाब होना चाहिए कि सर उस समय पे कंप्यूटर डाटा शब्द आईपीसी में नहीं था, तो हमको साइबर लॉ, आईटी एक्ट की मदद लेनी पड़ती थी। लेकिन अब क्या हुआ कि बीएनएस ने
साइबर क्राइम को अलग से डिफाइन कर दिया गया, जिसमें हम किसी भी साइबर क्राइम को हम डायरेक्टली केस फाइल कर सकते हैं बिना आईटी एक्ट के हेल्प के। मतलब केस दर्ज करना और सजा दिलाना अब आसान हो चुका है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। नहीं समझ में आया है तो आप एक बार हमको कमेंट में जरूर बता देना कि सर क्या नहीं समझ में आया, तो हम आगे से उसको और अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। चलिए हम आपके लिए क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। अब बताइए बीएनएस क्यों लाया गया जबकि आईपीसी तो पहले से था? जवाब सबको पता होगा, क्योंकि आईपीसी जो था वो पुराना हो चुका था, उसमें मॉडर्न क्राइम्स को कवर नहीं किया गया था, इसलिए बीएनएस 2023 को लाया गया, जिसमें साइबर क्राइम, टेररिज्म, मॉब लिंचिंग, वुमेन सेफ्टी जैसी चीजें जोड़ी गई। ठीक, अब अगर पूछा जाए कि आपके इस इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर से आपसे सवाल क्या क्या बन सकता है, तो देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं, अगर आपसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनेगा जैसे आज के टाइम पे बन रहा है, तो आपसे पूछ सकता है कि आईपीसी की जगह बीएनएस क्यों लाया गया, या फिर आपसे पूछ सकता है कि ये 18 आईपीसी कब बनाया गया था। ठीक, तो आपका जवाब होगा 1860। या फिर पूछेगा बीएनएस कब लागू हुआ, तो आपका जवाब होना चाहिए 1 जुलाई 2024। और अगर स्टेटमेंट में पूछता है क्या जम्मू कश्मीर समेत बीएनएस लागू होगा, तो आपका जवाब होगा यस। अब इसके उद्देश्य से अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो उसमें दे देगा आपको क्या साइबर क्राइम, टेररिज्म, मोबाइल लिंचिंग या सेक्सुअल ऑफेंस ये आईपीसी में पहले से थे, तो आपका जवाब होगा नहीं, इसको तो बीएनएस में काउंट किया गया था। ठीक, अब चलते हैं हम अगले स्लाइड पे। ठीक, यहां तक समझ में होगा। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। एक मिनट रुक जाइएगा, इरेज कर दें इसको जिससे आपको समझ में आ जाए। देखिए क्या था पहले कि आपके आईपीसी में 511 धाराएं थी, 511 एक्ट सेक्शन है। ठीक, लेकिन उसको अब शॉर्ट करके अब बीएनएस में सिर्फ 358 धाराएं बची हैं। पहले आईपीसी को रटना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था, 511 धाराएं, फिर उसके अंदर जितने क्लॉज हैं उसको, लेकिन अब बीएनएस में 358 धाराएं हैं बस। धाराएं कम हुई हैं पर विषय वस्तु को समाहित करके सरल भाषा में लिखा गया है। अब अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 13 चैप्टर टोटल हैं। बीएनएस में आपके 13 चैप्टर हैं, तीनों 13 के 13 चैप्टर को अलग अलग डिफाइन किया गया है, और हम आपको यहाँ पे 13 के 13 चैप्टर अलग से अच्छे से बताएंगे। अब चलिए मानते हैं, एक सिंपल वर्ड में समझो, आईपीसी कोई एक बड़ी किताब थी जिसमें बहुत सारी चीजें पुरानी थी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में थी। बीएनएस उसी किताब का एक नया एडिशन है। कंटेंट वही है पर लैंग्वेज को आसान किया गया है। चैप्टर्स में अच्छे से अलग अलग डिवाइड किया गया है। चलो ऐसे नहीं तो अलग भाषा में समझते। देखिए जैसे पहले कंप्यूटर था फर्स्ट जनरेशन में, उसको क्या समझ में आता था, बड़ी बड़ी मशीनें थी, बहुत सारा, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि अगर नॉर्मल बंदा अगर उसको चलाना चाहे तो नहीं चला सकता था। वैसे ही आईपीसी था कि इसको ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था कि इसमें अगर नॉर्मल इंसान सोचे कि मैं एक एक्ट को अच्छे से पढ़ के अच्छे से बता सकूं तो वो बता नहीं सकता था, लेकिन बीएनएस में इसको अच्छे से समाहित किया गया, अलग अलग चैप्टर्स में बांटा गया। ठीक, जैसे आप कोई स्टूडेंट है, अपनी किताबें पढ़ते हैं, उसमें ओल्ड एडिशन में 1000 पन्ने होते हैं, लेकिन उसी की नई एडिशन में 600 पन्ने में दे दिया गया, लेकिन सिलेबस पूरा कवर किया गया है, उसमें अननेसेसरी चीजें जितनी थी उसको हटा दिया गया। वैसे ही आईपीसी में 511 धाराएं थी, लेकिन अब बीएनएस में वही 358 धाराएं बची हैं। अब देखिए क्वेश्चन यहां से क्या बनेगा, जब आपका क्वेश्चन यहां से बनेगा तब सबसे पहला क्वेश्चन यहां से बनेगा कि आईपीसी में कितनी धाराएं थी। ठीक, ये आपका रहा, तो आपका जवाब होना चाहिए 511 धाराएं थी। ठीक, या बनेगा क्वेश्चन कि बीएनएस में कितनी धाराएं हैं, तो क्या बताएंगे 358। या फिर आपसे पूछता है कि बीएनएस के स्ट्रक्चर में या फिर संरचना में अध्याय कितने हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए सर 13 अध्याय हैं। कितने? 13 अध्याय। ठीक,
अब हम आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे एक एक अध्याय को, एक एक चैप्टर को अच्छे से डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जितने केस होंगे, जितनी धाराएं हैं, जितने केस हैं, सबको अच्छे से डिस्कस करते हुए चलेंगे। हाँ, लेकिन एक चीज करेंगे कि 358 धाराएं एक साथ हमें बताना मुश्किल है, तो हम एक काम करेंगे। सबसे पहले हम आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे आपके चैनल पर, जहाँ से आप लोग जुड़े हुए हैं। वहाँ पे आपको एक एक चैप्टर की अलग अलग धाराएं जितनी हैं, जैसे कि आपको बताते हैं कि चैप्टर 1 में आपके 1 से 4 धाराएं हैं। 4 धाराएं आपके चैप्टर 1 में हैं, तो इन 4 धाराओं को यहाँ एक्सप्लेन करना बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे ही 358 धाराएं होंगी, तो मुझे लगता है कि 1 महीना तो सिर्फ बीएनएस के चैप्टर में लगने वाला है। तो इसलिए हम धाराओं के लिए ये आपको एक अलग से पीडीएफ देंगे, सिर्फ आपको 1 लाइनर होगा, उसको सिर्फ एक बार पढ़ना है, फिर आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पे आपको एक एक चैप्टर इतना मतलब अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे कि आपको शायद चीजें दोबारा ना पढ़नी पड़े, अगर आप अच्छे से क्लास कर रहे हैं तो। ठीक, चलिए फिर बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता के चैप्टर 1 में, जो कि प्रारंभिक चैप्टर बोला, जिस चैप्टर का नाम है प्रारंभिक। ठीक, इसमें 1 से 4 धाराएं हैं। यह संहिता भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 को बदलती है। ठीक, उसके बाद यह पूरे भारत में लागू होती है, जम्मू कश्मीर समेत। जम्मू कश्मीर भी इसमें ऐड होगा। विदेशी अपराधियों पर भी लागू होगी अगर उनके अपराध का प्रभाव भारत में पड़ता है तो। अब सोच रहे होंगे सर, ये विदेशी अपराधियों पर भी ये कैसे लागू होगा? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा है कि अगर उसका प्रभाव भारत के लोगों पर या भारत देश के किसी हिस्से पर पड़ता है तो। ठीक, अब हम कंपैरिजन करते हैं। हम इस लाइन को अभी डिस्क्राइब कर रहे हैं आपको, थोड़ा सा पहले इसको पढ़ लिया जाए। कंपैरिजन में क्या है कि आईपीसी में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन जो था वो सेक्शन 3-4 में था, अभी भी बीएनएस के 3-4 सेक्शन में है। तो ये बात हो गई। ठीक, अब चलिए इसको हम समझते हैं। देखिए, अब आईपीसी ऑफिशियली खत्म हो गया है, सिर्फ बीएनएस ही लागू होगा। ठीक, पहले जम्मू कश्मीर में कुछ लॉ अलग थे, लेकिन अब बीएनएस के हिसाब से पूरे भारत देश में जम्मू कश्मीर में भी सारे रूल वही होंगे जो पूरे भारत के लिए बनाए गए हैं। और मान लीजिए, इस तीसरी वाली लाइन का आपको मतलब समझाते हैं, जो विदेशी मतलब किसी अपराधी का प्रभाव अगर भारत पर पड़ता है तो वो बीएनएस के अंडर आएगा। ठीक, मान लीजिए कोई विदेशी व्यक्ति अमेरिका में बैठकर इंडिया के अगेंस्ट साइबर अटैक प्लान कर रहा है, जैसे अपना नल्ला पाकिस्तान है, वो हमारे लिए अगर अगेंस्ट साइबर अटैक प्लान कर रहा है तो वो इस कानून के दायरे में आएगा। ठीक, रियल लाइफ से हम समझते हैं। मान लो किसी फॉरेनर हैकर ने भारत के रेलवे सिस्टम को हैक कर लिया, या किसी बैंक को हैक कर लिया, जिससे ट्रेन रुक गई, बैंक में हलचल मच गई, तो क्राइम उसने विदेश में रह के किया, लेकिन उसका असर इंडिया में पड़ रहा है, तो केस बीएनएस के तहत इंडिया में चलेगा। इसको हम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन में चलाएंगे। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन है कि जैसे हमने अभी आपसे बात की, अगर मानते हैं आपसे सवाल पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति विदेश में बैठ के आपके इंस्टा अकाउंट को हैक कर लेता है और उस पर गंदे गंदे पोस्ट करता है, या आप किसी से फिरौती मांगता है, तो क्या वो बीएनएस के अंडर आएगा? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? हाँ, अगर उस क्राइम से उसको फर्क पड़ता है जिसका वो इंस्टा अकाउंट था, तो वो केस दर्ज कर सकता है। अगर वो नहीं चाहता तो केस दर्ज नहीं। ठीक, ये आपको चैप्टर 2 समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई केस नहीं था, इसलिए यहाँ पे हमने उसको डिस्कस नहीं किया। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा परिचय, इंट्रोडक्शन पढ़ा उसका, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर पढ़ लिया हमने, फिर उसके बाद हमने चैप्टर 1 पढ़ा। अब चैप्टर 2 की बारी आती है। ठीक, देखिए चैप्टर 2 क्या कहता है, ये एक नॉर्मल सा जर्नल एक्सप्लेनेशन होता है। चैप्टर 2 में सिर्फ जर्नल एक्सप्लेन किया गया है, किसी भी चीज की परिभाषा वहां पे दी गई। जैसे कोई व्यक्ति है, स्त्री पुरुष, लोक सेवक, संपत्ति, दस्तावेज, पहली बार कंप्यूटर में डेटा इलेक्ट्रॉनिक, साइबर अपराध पहली बार बीएनएस में जोड़े गए।
ये सब शब्द आपके आईपीसी में जोड़े नहीं गए थे। अब एक्सप्लेन करते हैं इसको। आईपीसी में डेफिनेशन पुरानी थी, जैसे प्रॉपर्टी में सिर्फ जमीन, मकान, पैसा। क्या था? एक मिनट, आपको हम लिख के बताते हैं। प्रॉपर्टी के नाम पे क्या था? प्रॉपर्टी में सिर्फ क्या पहले था आईपीसी में? जमीन थी आपकी, पैसा था, ठीक, पैसा था, या फिर आपका मकान था। ये सिर्फ आईपीसी में यही सिर्फ जो है प्रॉपर्टी के अंदर आते थे। लेकिन अब बीएनएस में क्या हुआ? एक मिनट, इसको इरेज करते हैं, बीएनएस की बात करते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं बीएनएस में। बीएनएस कहता है कि प्रॉपर्टी में डिजिटल असेस्ट भी शामिल किए जाएंगे। मतलब क्या है कि आपके डिजिटल असेस्ट, आपके बैंक अकाउंट्स, ठीक, बिटकॉइंस, बीएनएस में क्या है? आपके डिजिटल असेस्ट, ठीक। आपके डिजिटल असेस्ट में क्या क्या आएगा? आपका बिटकॉइन, ठीक, बिटकॉइन हो गया, ऑनलाइन वैलेट हो गया, ऑनलाइन आपका वॉलेट हो गया लाइक पेटीएम, आपका आधार डाटाबेस, आधार हो गया, ठीक, व्हाट्सएप की चैट हो गई आपकी। ये सब आपकी प्रॉपर्टी के अंदर आएगा। यानी कि यह सब लीगल प्रॉपर्टी या फिर लीगल डॉक्यूमेंट माने जाएंगे। मान लीजिए रियल एग्जांपल से, रियल लाइफ के एग्जांपल से समझते हैं। कोई व्यक्ति है, ठीक, मान लीजिए आप ही हैं, आपके बैंक अकाउंट से यूपीआई हैक करके पैसे ट्रांसफर कर ले। आईपीसी में कंफ्यूजन था, लेकिन बीएनएस में यह साफ है कि यह एक चोरी है और एक साइबर अपराध। मतलब यह चोरी भी है और साइबर अपराध दोनों है। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल हम बताते हैं आपको। एक मिनट वेट करिएगा, थोड़ा सा बोर्ड लैग कर रहा है मेरा। ठीक, किसी कॉलेज के स्टूडेंट ने अपनी फेक ऑनलाइन मार्कशीट बनाई और नौकरी में लगा दी। पहले आईपीसी में डाउट था, लेकिन अब बीएनएस में साफ है कि यह एक फ्रॉड है। ठीक, अब इंटरैक्टिव क्वेरी आपकी क्या होगी? अगर कोई इंस्टाग्राम पर किसी की फेक आईडी बनाकर लोगों को धोखा दे रहा है, या आइडेंटिटी तो चुराई हुई है, तो क्या यह प्रॉपर्टी ऑफेंस है? तो आपका जवाब होना चाहिए अब यह दोनों है, प्रॉपर्टी ऑफेंस भी है और चोरी भी है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी, ये सब आपकी चुराई जा सकती है, क्योंकि ये आपके प्रॉपर्टी के अंडर आती है। ठीक, ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, इससे रिलेटेड कोई केस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जनरल एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अब आपके केसेस डिस्कस करेंगे इसके बाद वाले चैप्टर से। ये आ गया आपके सामने चैप्टर नंबर 3। ठीक, देखिए चैप्टर नंबर 3 में अब आप सोच रहे होंगे सर चैप्टर 1 में 1 से 4 धारा आपने बताई, उसको एक्सप्लेन नहीं किया आपने। चैप्टर नंबर 2 की धाराएं नहीं बताई, चैप्टर नंबर 3 की। तो हमने आपको पहले बता दिया कि आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, उसका हम एक दिन सेशन लेंगे, वो पूरा एक साथ डिस्कस करेंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर उसको हम डिस्कस करेंगे तो आप लोग भटक जाओगे। ठीक, अब हम बात करते हैं चैप्टर 3 की, जहाँ पर जर्नल एक्सपेक्शन है, एक्सेप्शन, ठीक, सॉरी, सामान्य अपवाद। ठीक, देखिए अपराध नहीं माने जाएंगे। अब कोई भी, देखिए इसमें ये साफ कहा गया है, एक्सेप्शंस में क्या है कि अगर कोई नाबालिग बच्चा है, वो 12 साल से कम की उम्र का है, नासमझ है, पागलपन से ग्रसित है, ठीक, नशे की हालत में है, लेकिन अनजाने में किया गया, ठीक, या फिर आप अपने बचाव में कर रहे हैं, लेकिन लीगल बचाव हो, आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होना चाहिए। अगर ऐसे में कोई अपराध हो जाता है तो वो सजा का पात्र नहीं माना जाएगा। ठीक, मीन्स गिल्टी माइंड ही नहीं है।
तो क्राइम नहीं बनता है। लॉ कहता है कि हर एक्ट को अपराध नहीं माना जाएगा। अगर कोई नाबालिग बच्चा है, चलिए हम रियल लाइफ एग्जांपल से 2-3 एग्जांपल से समझ लेंगे इस केस को पूरा। एक 10 साल का बच्चा है, खेल खेल में पड़ोसी का कांच तोड़ देता है, तो क्या ये अपराध की कैटेगरी में आएगा? क्योंकि बच्चा तो कानून समझने लायक नहीं है, तो वो प्राइवेट डिफेंस में आएगा, ठीक, या फिर जर्नल एक्सेप्शंस में आएगा। अब एग्जांपल नंबर 2 समझते हैं, इंसानी से रिलेटेड। अगर किसी को मेंटल इलनेस है या मानसिक बीमारी है और वो गुस्से में किसी पर हमला कर देता है, तो कोर्ट देखेगा कि उस समय उसे सही गलत का ज्ञान था या नहीं था। अगर वो मेंटल इलनेस से ग्रसित है, अगर वो पागलपन से ग्रसित है, तो उस पर केस नहीं बनेगा, ठीक। अब प्राइवेट डिफेंस की बात करें। कोई लड़का हॉस्टल में चाकू लेकर दूसरे पर हमला करता है और सामने वाला सेल्फ डिफेंस में चेयर मार देता है, तो यह अपराध नहीं है, लेकिन तब तक जब तक कि आप मतलब हद पार ना करें, ठीक। अब इससे रिलेटेड 2-3 केस हैं। जैसे एक केस था, ये स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम दर्शन सिंह, 2010 का केस था। ये प्राइवेट डिफेंस का मामला था यहाँ पे, ठीक। अब हम इस केस को समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। ये केस क्या था आपका? ये था दर्शन सिंह बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब इस केस की सबसे पहले हम केस बैकग्राउंड समझते हैं सर, एकदम मतलब नॉर्मल भाषा में इस केस का बैकग्राउंड समझिए, क्योंकि पिछली वैकेंसीज में केस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, ठीक। तो आप इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट में रखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो दर्शन सिंह पर आरोप था कि उसने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी। अब उसका बचाव था कि वो डिफेंस में था, उसने सेल्फ डिफेंस में या फिर प्राइवेट डिफेंस में ये काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये प्रिंसिपल क्लियर किया कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का दायरा अल्टीमेटेड नहीं है, मतलब अनलिमिटेड नहीं है, ठीक। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट डिफेंस वैलिड है, लेकिन जब किसी व्यक्ति पर हमला हो रहा हो या जान का खतरा हो, तब वो खुद को बचाने के लिए जवाबी कदम उठा सकता है, लेकिन अनलिमिटेड नहीं है। अगर आप केवल उतनी ही ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं वो जितनी आपकी जान बचाने या हमले को रोकने के लिए जरूरी है। ये नहीं कि आप अग्रेसिव हो जाएं, उसको जान से ही मार दें। अगर कोई आप पर डंडे से हमला करे और आप गुस्से में जाकर उस पर तलवार से वार कर दो, तो ये प्रोपोर्शनल फोर्स नहीं माना जाएगा, मतलब ये आपका डिफेंस का फोर्स नहीं माना जाएगा। ऐसे में आप पर हत्या का मामला लगेगा, हत्या का केस आप पर दर्ज होगा, जो कि आईपीसी के 302 में था, बीएनएस की 115 की धारा में। भले ही आपने सेल्फ डिफेंस का नाम लिया, लेकिन अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो आप पर मृत्यु दंड लगेगा। अब कोर्ट ने 3 प्रिंसिपल यहाँ पे क्लियर किया था कि खतरा रियल और इमीडिएट होना चाहिए। अगर अचानक से आप पर कोई खतरा आ रहा है तो आप सेल्फ डिफेंस ले सकते हैं, ठीक। आप उतनी ही फोर्स का प्रयोग करेंगे, मतलब उतना ही जवाबी कार्रवाई करेंगे जिससे आपकी जान बच सके। प्राइवेट डिफेंस का मकसद हमले को न्यूट्रल करना है, ना कि बदला लेना, ठीक। अब चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल इस केस से रिलेटेड समझते हैं। मान लो एक स्टूडेंट से क्लास से बाहर जा रहा है, एक स्टूडेंट है वो क्लास से बाहर जा रहा है, रास्ते में कोई लड़का उससे बहस करता है और अचानक थप्पड़ मार देता है। अगर स्टूडेंट ने भी उसको 1-2 थप्पड़ मारकर दूर हो जाए, ये प्राइवेट डिफेंस है, ठीक। लेकिन अगर स्टूडेंट गुस्से में आकर वहां पत्थर उठाकर या ईंट से उसका सर फोड़ दे और वो मर जाए, तो ये मर्डर होगा, क्योंकि बचाव के लिए जरूरत से ज्यादा ताकत इस्तेमाल हुई है। सिंपल लाइन में कहा जाए तो सेल्फ डिफेंस अलाउड है, लेकिन बदले के नाम पर किसी की जान लेना या जरूरत से ज्यादा ताकत लगाना नहीं, ठीक। ये आपका एक केस था, हमने वो डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं अगले वाले चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 4 पे, ठीक। अब देखते हैं इस चैप्टर में हुआ क्या गया है, ठीक।
चैप्टर नंबर 4 क्या कहता है? इसमें सेक्शन 6 से 11 तक बीएनएस में है। यहाँ पर दंड के प्रकार दिए गए। अध्याय 4 जो होता है वो पनिशमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पर पनिशमेंट को डिस्क्राइब किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है कि किस किस तरह की पनिशमेंट आपको दी जा सकती है। यहाँ पे दंड के प्रकार कौन कौन से हैं? आपको मृत्यु दंड दिया जा सकता है, आजीवन कारावास हो सकती है, या फिर कारावास हो सकती है, साधारण कारावास, कठोर कारावास, या फिर जुर्माना आप पर लग सकता है, या फिर संपत्ति की जब्ती हो सकती है। ठीक, संपत्ति आपकी जब्त की जा सकती है। और इसमें चेंजेस क्या हुए हैं आईपीसी और बीएनएस को लेकर? आईपीसी की तरह ही, लेकिन भाषा, इसमें मतलब भाषा को सरल कर दिया गया है। एक एक मतलब मृत्यु दंड होगा तो क्यों होगा, ये सब इसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है। देखो, पनिशमेंट का मकसद सिर्फ बदला नहीं है, यह डिटरेंस प्लस रिफॉर्म प्रोटेक्शन सबके लिए है। ठीक, अब रियल लाइफ एग्जांपल आपको बताते हैं। किसी ने हत्या की, ठीक, कोर्ट डेथ पेनल्टी या फिर आजीवन कारावास देगा। अगर किसी अधिकारी ने रिश्वत ले ली तो पनिशमेंट होगी, हो सकती भी है, नहीं भी हो सकती, वो डिपेंड करेगा उसका गुनाह साबित होता है कि नहीं। अगर रिश्वत ली है उसने तो उसको जेल भी हो सकती है, फाइन भी लग सकता है, उस पर उसकी प्रॉपर्टी को जब्त भी किया जा सकता है। अगर कोई कहे कि आपका अगर एक सवाल कोई बनता है कि क्या सर कोई रिच या फिर अमीर आदमी सिर्फ पैसे देकर बच सकता है, तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं। फाइन मेजर पनिशमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर किसी को कारावास हुई है तो वो पैसे देकर अपने कारावास को खत्म नहीं कर सकता है। अगर मान लो किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, आजीवन कारावास उसको सजा हो गई, उसने कोई क्राइम किया, उसको आजीवन कारावास की सजा दे दी गई, ठीक, तब क्या वो पनिशमेंट न लेने की जगह क्या वो फाइन देकर बच सकता है? तो आप बोलिएगा कि नहीं, आजीवन कारावास या मृत्युदंड कोई सजा उसको हुई है तो वो पैसे देकर नहीं बच सकता है। हाँ, अगर उस पर जुर्माना लगा है तो वो पैसे दे सकता है, वो पैसे देकर अपना जुर्माना भरकर वो बच सकता है। लेकिन कोई क्राइम किया, अगर उसको सजा मिली हुई है तो वो पैसे देकर नहीं बच सकता है। ठीक, समझ में आ गया होगा यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं अध्याय नंबर 5। अध्याय नंबर 5 कहता है कि राज्य के विरुद्ध अपराध, राज्य के विरुद्ध अपराध, ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। ये आईपीसी की 124A की धारा थी, जिसमें सेडिशन हटा दी गई। नई धारा 152 बीएनएस में है, बीएनएस की 152 नंबर की सेक्शन में है। इसमें कहा गया कि भारत की संप्रभुता, ठीक, संप्रभुता, एकता, अखंडता के विरुद्ध कार्य कोई करेगा तो उसको अपराध माना जाएगा। उदाहरण में, अगर कोई समूह हिंसा भड़काता है, ठीक, अलगाववाद या आतंकवाद को बढ़ावा देता है, तो वो अपराध होगा और वो बीएनएस की 152 धारा नंबर 152 के अगेंस्ट उसके खिलाफ केस दर्ज होगा। एक मिनट रुकेगा, थोड़ा सा पानी पी ले यार। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। पहले सेडिशन कॉलोनियल लॉ था, ठीक, जो सेडिशन था वो कॉलोनियल लॉ था, ठीक, किसी भी एंटी गवर्नमेंट स्पीच को दबाने के लिए। अब सिर्फ गवर्नमेंट क्रिटिसाइज करना क्राइम नहीं, मतलब आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ बोलते हैं तो वो क्राइम नहीं माना जाएगा। क्राइम तभी होगा जब आपके उस बयान से या आपके उस टिप्पणी से कोई वायलेंस फैलता है, टेररिज्म फैलता है, सेपरेशन होता है, तब जो है आप पर केस दर्ज होगा। अगर आप किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी का विरोध करते हैं तब वो क्राइम नहीं माना जाएगा। लेकिन उसमें लेकिन शब्द जुड़ेगा कि अगर आप कि उस बयान से भारत देश में
दंगे होने शुरू हो जाते हैं या फिर अलगाववाद होता आता है या हिंदू मुस्लिम विवाद हो जाता है, तब वो आपको एक बीएनएस की धारा 152 के अगेंस्ट आपके खिलाफ ऑफेंस अगेंस्ट ऑफ द स्टेट के नाम से एक केस दर्ज कर सकते हैं। ये अपराध माना जाएगा। अब चलिए इससे रिलेटेड एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको बताते हैं। देखो, किसी ने कहा कि सरकार की पॉलिसी गलत है, चेंज होनी चाहिए, तब ये क्राइम नहीं है, ठीक। किसी ने कहा कि एक्स नाम की गवर्नमेंट भारत से अलग हो, एक्स नाम की गवर्नमेंट को भारत से अलग होना चाहिए, हथियार उठाओ, तब ये क्राइम है। मान लीजिए आपके नेपाल में जो अभी हुआ, अगर वो वहां पर सिर्फ सरकार का विरोध होता और दंगे फसाद ना होते, तो वो इंडियन मतलब बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में वो क्राइम नहीं माना जाता। लेकिन वहां पर दंगे हुए, बसें जलाई गई, लोगों की मृत्यु हुई, तो वो बीएनएस की 152 धारा के अगेंस्ट उसमें अपराध उसको मान लिया जाएगा। ये सिर्फ एग्जाम्पल बता रहे थे, नेपाल में ये कानून नहीं लागू हो रहा, ठीक। अब इससे रिलेटेड 2-3 केस हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। एक केस बनता है केदारनाथ सिंह, ये केस बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहता है आए दिन, ठीक। ये केस था केदारनाथ सिंह बनाम बिहार, ये 1962 में ये केस दर्ज हुआ था। इसमें क्या कहा गया था, सेडिशन को सीमित रूप में वैलिड माना गया था, ठीक। दूसरा केस था श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015। इसमें क्या था कि ऑनलाइन फ्री स्पीच पर लैंडमार्क या फिर इसमें सेक्शन 66A आईटी एक्ट स्ट्रक डाउन। चलिए इसको हम एक एक केस को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम केदारनाथ सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार 1962 इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड समझते हैं। इसमें था क्या कि केदारनाथ सिंह के एक व्यक्ति हुआ करते थे, ठीक। उन्होंने सरकार के खिलाफ भाषण दिया या फिर कोई स्पीच दी, उन्होंने ऐसी स्पीच दी कि उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 124A के थ्रू देशद्रोह के तहत मुकदमा दर्ज हो गया, ठीक। सवाल ये था कि क्या केवल सरकार के खिलाफ भाषण देना देशद्रोह है? अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था? उन्होंने तो सिर्फ भाषण दिया था, उससे कोई क्राइम तो हुआ नहीं था, ऑफेंस हुआ नहीं था, तो क्या देशद्रोह माना जाएगा? अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था? हर आलोचना देशद्रोह नहीं है। अगर कोई सरकार की पॉलिसीज की आलोचना करता है, विरोध करता है, तो ये फ्री ऑफ स्पीच है, ठीक। दूसरी बात, वायलेंस स्पीच पनिशेबल होगी। अगर उससे देशद्रोह फैलता है, अगर कोई भाषण लोगों को हिंसा करने, दंगा करने या सरकार को गिराने के लिए भड़काए गए, तब ये देशद्रोह माना जाएगा, ठीक। अगर कोई पीसफुली स्पीच दे रहा है तो वो सेफ है। हाँ, गुस्से में बोले गए शब्द या विरोध प्रदर्शन अगर उसमें हिंसा शामिल नहीं है तो वो अपराध की कैटेगरी में नहीं आता, ठीक। समझ लिए। अब इसी केस को हम एक रियल लाइफ एग्जांपल में बताते हैं। मान लो एक स्टूडेंट कॉलेज में कहे, मान लीजिए स्टूडेंट कॉलेज में कहे कि प्रिंसिपल को की पॉलिसी जो है वो बेकार है, हमें एक नया सिस्टम चाहिए। तो ये आलोचना, एक मिनट रुकिएगा। अब देखिए, अगर ये कहाँ पर थे, हाँ ठीक, क्या था, एक स्टूडेंट था, उसने कहा कि कॉलेज के प्रिंसिपल की पॉलिसीज बेकार हैं, इसमें नया सिस्टम आना चाहिए, ठीक। तो ये देशद्रोह नहीं होगा, पहली बात तो, ठीक। दूसरा, इसमें पनिशमेंट नहीं होगी कोई भी, ठीक है। लेकिन अगर वही स्टूडेंट बोले चलो मिलकर प्रिंसिपल को चाकू से मार दो, स्कूल को फूंक दो, तो ये वायलेंस स्पीच है, इसमें ये एक अपराध है, इसमें आपको सजा मिल सकती है। सिंपल लाइन में अगर बोला जाए तो इस केस से निकल के यही आया था कि सरकार की आलोचना करो वो अलाउ है, लेकिन अगर आप हिंसा भड़काते हैं तब वो पनिशेबल होगा, ठीक। अब बात करते हैं हम दूसरे वाले केस की, जो श्रेया सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का था, ठीक।
इसमें क्या था कि बैकग्राउंड सबसे पहले इसकी समझते हैं। ये केस आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत दर्ज हुआ था, जो धारा कहती है कि अगर कोई ऑनलाइन ऑफेंसिव मैसेज लिखे या भेजे तो उसे जेल हो सकती है। ठीक, अब प्रॉब्लम ऑफेंसिव शब्द तो बहुत वेज है। ठीक, तो किसी को जो ऑफेंसिव लगेगा, किसी को क्रिटिसिज्म लगेगा। ठीक, पुलिस ने क्या किया कि इस सेक्शन का मिसयूज करके लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। समझिएगा इसमें क्या हुआ था कि 66 कहता है कि ऑनलाइन मैसेज करके अगर कोई आपको परेशान होता है तो उसे जेल हो सकती है, अगर वो ऑफेंसिव है तो। मान लो किसी ने किसी की पोस्ट पे एक जोक लिख दिया, अगर वो उसको ऑफेंसिव लगा तो वो अगर क्लेम करता है तो जोक मतलब उस पर केस दर्ज होगा। अब इसी में पुलिस ने इसका मिसयूज करना शुरू कर दिया था। ठीक, अब देखो सुप्रीम कोर्ट का इस पर फैसला क्या था, मतलब इस पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट क्या सुनाया। सबसे पहले तो 66A जो कि आईटी एक्ट की धारा 66A है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर्ड है। ठीक, कोर्ट ने कहा ये धारा फ्री ऑफ स्पीच, मतलब आर्टिकल नंबर 19 के क्लॉज ए के क्लॉज, आर्टिकल नंबर 1 मिनट लिख देते हैं तो समझ में आ जाएगा आपको। जो था आर्टिकल नंबर 19(1) के क्लॉज ए। ठीक, क्लॉज ए का उल्लंघन करती है। ठीक, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की ही वैलिड माना जाएगा। स्पीच पनिशेबल तभी होगी जब वो हिंसा भड़काए। ठीक, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करे। सिर्फ ऑफेंसिव लगने पर ही अरेस्ट नहीं हो सकता। मान लो रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं हम लोग कि मान लो एक स्टूडेंट है, वो उसने व्हाट्सएप पर स्टेटस डालता है, आज का खाना बहुत बढ़िया है, सरकार सिर्फ पैसा खा रही है। तो ये देशद्रोह है, अरेस्ट नहीं होना चाहिए। मतलब ये देशद्रोह नहीं माना जाएगा और उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कोई स्टेटस डालता है, चलो सब मिलकर हॉस्पिटल जला दो तभी सरकार सुधरेगी, तो ये हिंसा भड़काना है, ये पनिशेबल है। सिंपल लाइन में समझते हैं कि इंटरनेट पर मजाक अपराध नहीं है, लेकिन अगर उससे हिंसा भड़क रही है तो वो अपराध की कैटेगरी में आएगा। आप इन दोनों केसों से स्टूडेंट को ऐसे समझा जा मतलब ऐसे समझ सकते हैं आप लोग कि केदारनाथ सिंह केस देशद्रोह केवल वायलेंस स्पीच पनिशेबल होगी। श्रेया सिंघल के केस में फ्री स्पीच की रक्षा करना है और अरेस्ट मतलब बिना किसी गुनाह के उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक, मेरे हिसाब से इतना समझ में आ गया होगा। टोटल 13 धाराएं हैं, मतलब 13 चैप्टर हैं इसमें। ठीक है, तो अगर इसको एक साथ में पढ़ेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कोशिश किया है मैंने कि आपको अच्छे से समझाया जाए। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट करिएगा और हमें बताइए कि हमें और किस चीज़ की सुधार करने की ज़रूरत है जिससे आपको और समझ में आए। ठीक, हम आज कहाँ तक पढ़े, हमने परिचय देख लिया, आईपीसी से बीएनएस क्यों आए ये देख लिया, स्ट्रक्चर देख लिया, चैप्टर 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा, 4 देखा, 5 देखा। हमने 5 चैप्टर पढ़ लिए, मतलब हमने लगभग 7 चैप्टर टोटल कंप्लीट किए। यहाँ तक हमने एक एक केस को डिस्कस किया। धाराएं जो बच रही हैं उसके लिए हम आपको अलग से पीडीएफ देंगे। तो एक काम करते हैं, थोड़ा क्लास लंबी हो जाएगी और आपको बोरियत भी लगेगी, इंट्रोडक्शन क्लास है, इसलिए यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, बैच में आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लोगों को बताइएगा कि चैनल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत कुछ करता है और जुड़िएगा हमारी UPSSC अलर्ट चैनल के साथ। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Government exam aspirants, attention.
fastest updates, exam notifications, result